मुद्रा और बैंकिंग। सबसे पहले बैंकिंग। बैंकिंग एक वित्तीय गतिविधि है जिसमें धन का प्रबंधन करना और व्यक्तियों, व्यवसायों तथा सरकारों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना शामिल होता है। बैंक जमा स्वीकार करते हैं, धन उधार देते हैं और लेन देन की सुविधा प्रदान करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1926 में हिल्टन जंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक स्वतंत्र निकाय के रूप में हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। किस आयोग की सिफारिश पर? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। आरबीआई की आधिकारिक स्थापना 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत हुई, जिसे 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता ने कार्य आरंभ किया। मतलब आरबीआई की स्थापना किसके तहत हुई थी? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पे? कलकत्ता में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसका मुख्यालय 1937 में बम्बई स्थानांतरित किया गया था। आरबीआई के गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह एक बाघ और एक ताड़ के वृक्ष को दर्शाता है। फिर से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। किस आयोग की सिफारिश पर? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। और किस एक्ट के माध्यम से? आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? एक कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को किया था। इसका मुख्यालय कब स्थानांतरित किया गया था? इसका मुख्यालय 1937 में बदला गया था। कहाँ से? कलकत्ता से बम्बई लाया गया था। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है? एक बाघ है और एक ताड़ का वृक्ष है प्रतीक चिन्ह में। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य। पहला है बैंकों का नियामक। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत देश की बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने का व्यापक अधिकार प्राप्त है। इसी कारण इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप, आरबीआई बैंकिंग कंपनियों को संचालन प्रारंभ करने से पूर्व लाइसेंस प्रदान करता है, नकद आरक्षित अनुपात CRR और वैधानिक तरलता अनुपात SLR का विनियमन करता है तथा रेपो दर जैसी मौद्रिक संसाधनों के माध्यम से ब्याज दरों को प्रभावित करता है। दूसरा है मौद्रिक प्राधिकरण। आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए धन की आपूर्ति का प्रबंधन करने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु मौद्रिक नीति का निर्माण एवं कार्यान्वयन करता है। तीसरा है मुद्रण। आरबीआई भारत में मुद्रा का मुद्रण और प्रबंधन करता है, जिसमें बैंक नोट शामिल हैं। 1 रुपये का नोट और सिक्के को छोड़कर सभी नोट जो है आरबीआई जारी करती है। 1 रुपये का नोट और सिक्का जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। चौथा, आरबीआई को प्रायः अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है, क्योंकि यह वित्तीय संकट के समय वाणिज्यिक बैंकों को अन्य स्रोतों से ऋण उपलब्ध न होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत में मुद्रा की छपाई नासिक, देवास, मैसूर और सालोनी में होती है तथा सिक्कों की ढलाई बम्बई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में होती है। फिर से, मुद्रा कहाँ छपता है? नासिक, देवास, मैसूर और सालोनी में छपता है। और सिक्कों की ढलाई बम्बई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में होती है। मुद्रा के प्रकार। पहला, आदेशात्मक मुद्रा FIAT। यह एक प्रकार की मुद्रा है जिसे सरकार कानूनी निविदा के रूप में घोषित करती है, अर्थात यह सरकार द्वारा आदान प्रदान के एक माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिए अधिकृत होती है। इसे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है और यह सोने या चांदी जैसी भौतिक वस्तुओं द्वारा समर्थित नहीं होती है। दूसरा, आस्था आधारित मुद्रा। आस्था आधारित मुद्रा वह मुद्रा है जिसे आदान प्रदान के एक माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास होता है। उदाहरण के लिए चेक, टोकन या बिटकॉइन। तीसरा है प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा भी कहा जाता है, यह भुगतान विधि है जो नकदी के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण का उपयोग करती है। इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड शामिल हैं। चौथा है अस्थिर या चंचल मुद्रा या हॉट मनी।
उत्प्रवाही द्रव्य मतलब हार्ड मनी उस धन को कहा जाता है जिसे निवेशक त्वरित रूप से देशों या वित्तीय बाजारों के बीच स्थानांतरित करते हैं ताकि वे अल्पावधि अवसरों जैसे कि स्टॉक्स, जमा, ब्रांड आदि का लाभ उठा सकें। पांचवा है स्वच्छ धन नीति। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1999 में स्वच्छ नोट नीति की शुरुआत की, जिसमें बैंकों से कहा गया कि वे गंदे, फटे और लिखे हुए नोट ग्राहकों को ना दें और इन्हें रिजर्व बैंक को जमा कर दें। यह नीति 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35A के तहत लागू की गई थी। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार बैंकिंग प्रणाली को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। बैंकिंग प्रणाली, इसमें दो प्रकार हैं, एक अनुसूचित बैंक है, दूसरा गैर अनुसूचित बैंक है। गैर अनुसूचित बैंक में एक सहकारी बैंक होता है, उसके नीचे गैर लाभ होता है, जमाकर्ता इसमें स्वामी होते हैं। जबकि अनुसूचित बैंक में एक व्यावसायिक बैंक होता है, उसमें लाभ होता है और लाभ सार्वजनिक क्षेत्र बैंक और निजी क्षेत्र दोनों में होता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कितने हैं? 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है और निजी क्षेत्र बैंक जैसे भारतीय बैंक उदाहरण के लिए HDFC, कोटक है, और एक विदेशी बैंक है उदाहरण के लिए सिटी ग्रुप और HSBC है। भारत में 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था और बाद में 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में बैंकिंग प्रणाली का इतिहास। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1970 में कलकत्ता में स्थापित होने वाला पहला बैंक था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक मतलब बैंक ऑफ कलकत्ता था, 1806 में स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसकी स्थापना 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना 1843 में हुई थी। अंततः एक बैंक में विलय होकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में राष्ट्रीयकृत होकर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। पहला भारतीय स्वामित्व वाला बैंक इलाहाबाद बैंक था, जिसे 1865 में स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB 1976 के RBI अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय गतिविधियां बढ़ाई जा सकें। उदाहरण के लिए ग्रामीण बैंक। प्रथम ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थापित किया गया था। यह एक पहला बैंक था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB में केंद्र सरकार का RRB में 50% स्वामित्व रखती है, जिससे यह सबसे बड़ा शेयरधारक बनता है। वाणिज्यिक बैंक जो RRB को प्रायोजित करते हैं 35% स्वामित्व रखते हैं और वित्तीय संचालन एवं संचालनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। संबंधित राज्य सरकार जहां RRB कार्यरत है वो 15% स्वामित्व रखती है। RBI का संचालन नाबार्ड तथा विनियमित RBI करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB को नरसिम्हन समिति की ग्रामीण ऋण पर सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। RRB मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई थी। अन्य वित्तीय संस्थाएं। पहला राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, मतलब नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1979 की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड अधिनियम 1981 के माध्यम से की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। फिर से नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड अधिनियम 1981 के माध्यम से किस समिति की सिफारिश पर? बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। नाबार्ड के कार्य। यह कृषि विकास और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB के कार्यों की निगरानी करता है और उनकी वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए उनका नियमन करता है। वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत नाबार्ड व्यक्तियों को ऋण या बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं करता, अर्थात यह सीधे जनता से संपर्क नहीं रखता है। यह PMAY मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और KCC किसान क्रेडिट कार्ड और रुपे किसान कार्ड जैसे विभिन्न ग्रामीण वित्तीय योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
2015 में नाबार्ड ने ई शक्ति और LEDP मतलब जीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम जैसी पहलों की शुरुआत की थी। और राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में हुई थी। 1987 के अधिनियम के माध्यम से। राष्ट्रीय घरेलू उद्योग विकास बैंक सिडबी, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे 12 अप्रैल 1988 को वैधानिक निकाय के रूप में सेबी अधिनियम 1992 के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसके अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। RBI के कार्य, यह प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की सुरक्षा करता है। IRDAI मतलब भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, IRDAI, यह एक वैधानिक निकाय के रूप में अप्रैल 2000 में IRDAI अधिनियम 1999 के माध्यम से स्थापित किया गया था। NAFED मतलब भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। यह कृषि उत्पाद विपणन सहकारी समितियों की एक उच्चतम संगठन है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, इसकी स्थापना 1964 में भारत सरकार द्वारा RBI की सहायक कंपनी के रूप में की गई थी। बाद में LIC भारतीय जीवन बीमा निगम ने बैंक में 51% हिस्सेदारी प्राप्त कर ली। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFIs सूक्ष्म ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं जैसे ऋण, बचत, बीमा और प्रेषण निम्न आय वर्ग की जनसंख्या को प्रदान करती हैं। MFIs ऐसे घरों को बिना किसी संपत्ति गिरवी रखे सूक्ष्म वित्तीय ऋण प्रदान करती है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होती है। सूक्ष्म वित्त प्रणाली के जनक मोहम्मद यूनुस 2006 में ने बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था। भारत में पहला सूक्ष्म वित्तीय संस्थान स्वरोजगार महिला संघ था, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा बैंक, जिसे 1974 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। सूक्ष्म वित्तीय बैंकों का व्यापार मॉडल मुख्य रूप से निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को छोटे ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में के इर्द गिर्द घूमता है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय योजनाओं और समूहों के माध्यम से किया जाता है। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, यह 10-20 लोगों का एक समूह होता है जो गरीबी रेखा के नीचे BPL होते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी जीवन स्थिति को सुधारने के उपाय खोजने के लिए एकत्रित होते हैं। SHGs सदस्यों को बिना संपत्ति बंधक रखे ऋण प्रदान करती है जो अनौपचारिक क्षेत्र की तुलना में कम ब्याज दरों पर होते हैं। SHGs महिलाओं और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। संयुक्त दायित्व समूह JLG ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, यह 4 से 10 लोगों का समूह होता है जो एक साथ मिलकर बैंक ऋण के लिए आवेदन करते हैं। संयुक्त दायित्व समूह का गठन करके व्यक्ति बिना किसी संपत्ति गिरवी रखे ऋण प्राप्त कर सकते हैं और सुरक्षा या मार्जिन की चिंता किए बिना अपने व्यवसाय को विस्तारित कर सकते हैं। यह ऋण व्यक्तियों, पट्टेदार किसानों, बटाईदारों और छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, यह एक सरकारी योजना है जो छोटे व्यवसायों को सूक्ष्म ऋण या ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है। ऋण को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। शिशु मतलब 50,000 से कम तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। किशोर है जिसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। एक तरुण है जिसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। दूसरा है तरुण प्लस, 10 लाख से 20 लाख तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। मुद्रा का मतलब है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। लॉन्च कब किया था? 8 अप्रैल 2015 को। इसे सिडबी ने 100% वित्त पोषण प्राप्त होता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज NBFCs को गैर बैंक वित्तीय संस्थान नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
भी कहा जाता है, जो विभिन्न बैंक सेवाओं प्रदान करती हैं लेकिन जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। ये 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होती हैं और 1934 के आरबीआई अधिनियम के तहत आरबीआई द्वारा नियमित की जाती हैं। यह मांग जमा जैसे कि बचत चालू खाते स्वीकार नहीं कर सकते और चेक भी जारी नहीं कर सकते हैं। एनबीएफसीएस स्वर्ण के बदले ऋण प्रदान करते हैं, जिन्हें स्वर्ण ऋण कहा जाता है। एनबीएफसी में जमा पर कोई गारंटी नहीं होती है। यदि कोई एनबीएफसी विफल होती है तो जमा करने वाले अपना पैसा खो सकते हैं, क्योंकि सरकारी सुरक्षा नहीं होती। इससे सीआर और एसएलआर को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि बैंकों में होता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, माइक्रो सूक्ष्म संस्थान, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, एमएफआई, ये आरबीआई के तहत पंजीकृत होती हैं। ये कम आय वाले व्यक्तियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सूक्ष्म ऋण या सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं, जिन्हें औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं होती। एनबीएफसी एमएफआई की स्थापना मेलगाम समिति 2010 की सिफारिशों पर आधारित थी। इसने एमएफआई के मुद्दों का भी समाधान किया था। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार एनबीएफसी एमएफआईएस के अलावा अन्य संस्थाओं के लिए सूक्ष्म वित्त ऋणों की अधिकतम सीमा उनकी कुल संपत्तियों का 25% है। एनबीएफसी एमएफआई लाइसेंस के लिए पात्र होने के लिए इन संस्थाओं को अपनी कुल संपत्तियों का 75% सूक्ष्म वित्त ऋणों के रूप में रखना होता है। पहले यह 85% था, लेकिन 2022 में इसमें दिशा निर्देशों में संशोधन करके 75% किया गया था। तरलता का मतलब है कि किसी संपत्ति को बिना इसके मूल्य में गिरावट की आसानी से नकदी के रूप में कैसे बदला जा सकता है। धन की सबसे उच्चतर तरलता होती है, क्योंकि इसे तुरंत लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। तरलता का क्रम सबसे पहले नगद है, फिर सोना, फिर चेक है, फिर बॉन्ड है। मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, अवधि जमा टर्म डिपॉजिट से अधिक तरल होती है। धन के कार्य, विनिमय का माध्यम, इसका उपयोग वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद फरोख्त के लिए किया जाता है। दूसरा है लेखांकन की इकाई, यह वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को मापने में सहायक होता है। तीसरा है मूल्यवान स्वभाव, यह समय के साथ मूल्य बनाए रखता है, जैसे कि नाशवान वस्तुओं के विपरीत स्वाभाविक मूल्य नहीं होता है, जैसे कि सोने जैसी वस्तुओं के मुकाबले। यह आधुनिक कागज का मूल्य सरकारी समर्थन के कारण होता है। चौथा वहनीय और टिकाऊ, पैसा ले जाना आसान होता है और समय के साथ खराब नहीं होता है। पैसे को रखने के दो कारण, पहला लेन देन से उद्देश्य, लेन देन का उद्देश्य, यह पैसे रखने का सबसे बुनियादी कारण है। पैसे को वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए रखा जाता है, जैसे लोग विनियमित खरीदारी, जैसे किराने का सामान, परिवहन या बिलों आदि के लिए नकद अपने पास रखते हैं। दूसरा है अटकलबाजी या सट्टा उद्देश्य, लोग निवेश के अवसरों का लाभ उठाने या संभावित नुकसान से बचने के लिए पैसा रखते हैं, जैसे जब बाजार गिरता है तो स्टॉक खरीदना, या जब कीमतें अनुकूल मानी जाती है तो निवेश करने के लिए तैयार रहना। जॉन मेनार्ड कीन्स का धन का मांग का सिद्धांत एक काल्पनिक उद्देश्य को शामिल करता है, जो निवेश के अवसरों के लिए पैसे रखने की इच्छा है। मुद्रा की काल्पनिक मांग, मुद्रा की काल्पनिक मांग का तात्पर्य दैनिक आवश्यकताओं के बजाय निवेश के उद्देश्यों के लिए नकद या अन्य तरल संपत्तियों को रखने की इच्छा से है। मुद्रा की काल्पनिक मांग और ब्याज दरों के बीच विपरीत संबंध होता है। जैसे ब्याज दरें बढ़ती है, मुद्रा की काल्पनिक मांग घटती है, और इसके विपरीत मुद्रा की काल्पनिक मांग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्याज दर के। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, लोग मुद्रा रखने के बजाय ब्रांडों और वित्तीय संपत्तियों में निवेश करना पसंद करते हैं। मुद्रा की काल्पनिक मांग घटती है, जब ब्याज दरें घटती हैं तो निवेश पर प्रतिफल कम होता है, अतः लोग निवेश करने के बजाय अधिक नकद रखते हैं। मुद्रा की काल्पनिक मांग बढ़ती है। यह मुद्रा की काल्पनिक मांग वक्र है।
ये पैसे की वास्तविक मांग है। ये आरमैक्स है मतलब अधिकतम ब्याज दर है, आर मिनिमम मतलब न्यूनतम ब्याज दर है, एमएस है मतलब पैसे की काल्पनिक मांग है। आरमैक्स हो गया, आर मिनिमम हो गया, एमएस हो गया। ब्याज दरें किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा शेष रखने की अवसर लागत या मूल्य होती है। तरलता जाल मतलब लिक्विडिटी ट्रैप। तरलता जाल एक आर्थिक स्थिति है जहां ब्याज दरें भिन्न होती हैं और लोग व्यय या निवेश करने के बजाय नकद रखना पसंद करते हैं, जिससे कोई भी मौद्रिक नीति अप्रभावी हो सकती है। तरलता वरीयता वक्र का क्षैतिज भाग तरलता जाल कहलाता है। वक्र के इस भाग में मुद्रा की मांग अत्यंत लचीली होती है और तरलता वरीयता वक्र पूर्णतः लचीला हो जाता है। तरलता जाल है या मुद्रा की मांग है, मुद्रा दर प्रतिशत है। तरलता जाल अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रकार। पहला है प्रचलन में मुद्रा। बैंकों के पास मुद्रा दैनिक कार्यों के लिए बैंकों द्वारा रखी गई मुद्रा होती है। जनता के पास मुद्रा लोगों द्वारा व्यय के लिए उपलब्ध मुद्रा होती है। CDR जनता द्वारा मुद्रा के रूप में रखी गई राशि या जनता द्वारा जमा के रूप में रखी गई राशि। CDR मतलब कैश डिपॉजिट रेशियो मतलब नकद जमा अनुपात। दूसरा है बैंकों में जमा। बैंक ग्राहकों से दो प्रकार के जमा रखते हैं। पहला मांग जमा, ये जमा जिन्हें किसी भी समय किसी भी निकाला जा सकता है, किसी भी समय, उदाहरण के लिए बचत और चालू खाता। दूसरा है अवधि जमा, यह निश्चित अवधि के लिए जमा होते हैं, उदाहरण के लिए सावधि जमा या आवर्ती जमा। तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक में जमा। भारतीय बैंक जमा भारतीय रिजर्व बैंक RBI में, इसमें CRR शामिल है जो एक बैंक के शुद्ध मांग और समय देनदारियों मतलब नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज NDTL का अनिवार्य प्रतिशत होता है, जिसे RBI में रखना आवश्यक होता है। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और तरलता को नियंत्रित करने में मदद करता है। अन्य जमा RBI में इनमें सरकारी संस्थाओं, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों और कुछ निजी संस्थाओं में जमा शामिल होते हैं। चौथा है डाक जमा। ये बैंक जमा सावधि जमा और मांग जमा के समान होते हैं, लेकिन इन्हें डाकघर, बचत बैंक POSB द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। मौद्रिक समुच्चय मौद्रिक समुच्चय या मुद्रा आपूर्ति उस समय अर्थव्यवस्था में के प्रचलन में मौजूदा मुद्रा की मात्रा को संदर्भित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI इसे विभिन्न मौद्रिक समुच्चय M1, M2, M3, M4 का उपयोग करके मापता है। मौद्रिक समुच्चय और घटक। M0 मुद्रा में प्रचलन प्लस मुद्रा का बैंकों का RBI में जमा। M1 क्या है? जनता के पास मुद्रा प्लस RBI में अन्य जमा प्लस मांग जमा। M2 क्या है? M1 प्लस डाकघर बचत बैंक में बचत जमा। M3 क्या है? M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों के अंदर सावधि जमा। M4 क्या है? M3 प्लस डाकघर में कुल जमा। याद रखने योग्य बातें। M0 को उच्च शक्ति वाली मुद्रा या आधार मुद्रा कहा जाता है, हाई पावर्ड मनी या बेस मनी। M1 को संकीर्ण मुद्रा, नैरो मनी भी कहा जाता है। M3 को व्यापक मुद्रा मतलब ब्रॉड मनी और समग्र धन संसाधन, एग्रीगेट मनी सोर्स भी कहा जाता है। बैंक अंतर ऋण प्रस्ताव दर मतलब नेट बैंक ऑफर रेट, वह दर जिस पर बैंक एक दूसरे को अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं जैसे RBI द्वारा CRR आवश्यकता को पूरा करना, इसको पूरा करने के लिए उधार देते हैं, उसे इंटरबैंक ऑफर दर कहा जाता है, जिसे ऑफर दर भी कहा जाता है। लंदन अंतरबैंक प्रस्ताव दर LIBOR में विश्व भर में उधारी और वित्तीय उत्पादों के लिए आधार दर के रूप में कार्य किया, जिसमें ऋण बंधक आदि शामिल थे। इसे 31 दिसंबर 2021 के बाद प्रकाशित नहीं किया गया और इसे अमेरिकी डॉलर के लिए आधिकारिक रूप से SOFR मतलब सुरक्षित एक रात्रि वित्त पोषण दर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। MIBOR मुंबई इंटरबैंक ऑफर दर LIBOR का भारतीय संस्करण था। MIBOR को
2015 में FBIL रातों रात MIBOR द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। मुद्रा बाजार, पहला अल्पकालिक ऋण, पहला आहन ऋण या दूसरा सूचना ऋण। आहन ऋण मतलब ऋणों को 1 दिन के भीतर चुकता किया जाता है। दूसरा है सूचना ऋण, ऋणों को 2 से 14 दिन में चुकता किया जाता है। पूंजी बाजार मतलब पूंजी बाजार या दीर्घकालिक ऋण, ये दीर्घकालिक निवेशों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिसमें शेयर और बॉन्ड शामिल होते हैं। कोषागार, ट्रेजरी बिल्स या RBI द्वारा जारी किए जाते हैं। ये अल्पकालिक ऋण उपकरण होते हैं जिन्हें भारत सरकार GOI मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी करती है। इसे टी बिल के रूप में जाना जाता है। टी बिल 3 अवधियों के लिए जारी किए जाते हैं। पहला 91 दिन, दूसरा 185 दिन, तीसरा 364 दिन। टी बिल को मुद्रा बाजार उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि इसकी परिपक्वता 1 वर्ष से कम होती है। इन्हें हमेशा छूट पर सूचीबद्ध किया जाता है, कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। संपत्तियाँ वे संसाधन है जो किसी व्यक्ति या संसाधन के पास होती हैं और जिनका आर्थिक मूल्य होता है, मतलब आरक्षित राशि प्लस ऋण। संपत्तियों के प्रकार, पहला है नियमित संपत्तियाँ। नियमित संपत्तियाँ वित्तीय संपत्तियाँ होती हैं जो लंबी अवधि में निरंतर लाभ उत्पन्न करती हैं। इनमें सामान्यतः वे ऋण शामिल हैं जिनका ब्याज और मूलधन समय पर चुकाया जाता है। दूसरा है तनावग्रस्त संपत्तियाँ। तनावग्रस्त संपत्तियाँ वे ऋण होते हैं जिन्हें संदर्भित नहीं किया जाता है या प्रदर्शित करने का खतरा होता है जब मूलधन प्लस ब्याज की भुगतान अवधि 90 दिन से कम हो। तीसरा है गैर प्रदर्शन संपत्तियाँ NPAs। यह एक ऋण या अग्रिम है जिसे ब्याज या मूलधन का ब्याज 90 दिनों से कम समय से बकाया है। इसे निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है अवमानक परिसंपत्तियाँ। ये ऋण जिसे 90 दिन से अधिक परंतु 12 महीनों से कम का समय हुआ है। दूसरा संदिग्ध परिसंपत्तियाँ। ये ऋण जो 12 महीने से अधिक का समय हो चुका हो। तीसरा हानि संपत्तियाँ। वे ऋण जो अपर्याय माने जाते हैं, जिनकी वसूली की कोई संभावना ही नहीं होती है। बाइड बैंक। बाइड बैंक एक वित्तीय संस्था होती है जो खराब ऋणों या NPA को संभालने में विशेषज्ञ होती है। यह वाणिज्यिक बैंकों के NPA को खरीदता है और ऐसे NPA के मूल्य का कम से कम एक हिस्सा वसूलने की कोशिश करता है। 2021 में बजट ने NPA को हल करने में मदद करने के लिए 2 बड़े बैंकों को घोषणा की थी। पहला राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड NARCL। दूसरा भारतीय ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL। बैंकिंग नियम और सुरक्षा कानून SAR FAESI अधिनियम 2002। इसका पूरा नाम भारतीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और विनिर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम का प्रवर्तन है। इसका उद्देश्य क्या था? यह अधिनियम बैंकों को उन उधारकर्ताओं की संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है जो ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं। दिवालियापन और ऋण शोधन अक्षमता संहिता IBC 2016। यह वित्तीय दिवालियापन का त्वरित समाधान करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि दोषी संपत्तियां समय पर उधारकर्ताओं को पैसे चुकाती हैं। IBC 2016 के तहत जब एक कंपनी दिवालियापन प्रक्रिया से गुजरती है तो 180 दिनों की मोरेटोरियम अवधि मतलब शांति अवधि प्रदान की जाती है। कुछ मामलों में यदि आवश्यक हो तो 270 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक नियमावली। बेसरम मानदंड जिन्हें बेसरम समझौते भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विनियम का एक संग्रह है जिसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना और जोखिम को प्रतिबंधित करना है। इसकी स्थापना केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों द्वारा मतलब 10 देशों का एक समूह हुआ 1974 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय BIS अंतर्राष्ट्रीय निपटा ब्यूरो के कार्यालय मतलब बासेल स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय।
बेसल समिति पर बैंक पर्यवेक्षक BCBS से 3 प्रकार के विनियमन जारी किए हैं जिन्हें बेसल 1, 2, 3 कहा जाता है। बेसल 1 प्रस्तावित किया गया था 1988 में। यह मुख्य रूप से क्रेडिट जोखिमों पर केंद्रित था। न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को जोखिम भारी संपत्तियों RWA मतलब रा का 8% निर्धारित किया गया था। भारत ने 1999 में बेसल 1 दिशा निर्देशों को अपनाया था। बेसल 2 प्रस्तावित किया गया था 2004 में। बेसल 3 इसे प्रस्तावित किया गया था 2010 में। एक बैंक को पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR को 12.9% पर बनाए रखना आवश्यक है। जोखिम भारी संपत्तियों रा के 10.5% पर स्तर 1 पूंजी अनुपात और 2% पर स्तर 2 पूंजी अनुपात बनाए रखना आवश्यक है, जो कि जोखिम भारी संपत्तियों के आधार पर होता है।